हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मील ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपन आहार नाल पढ़ रहे थे और आहार नाल में अपन ने ग्रसिका या ईसोफेगस तक के पढ़ लिया था। ईसोफेगस के बाद आहार नाल का अगला भाग आता है आमाशय या स्टोमक। अब देखो, जो आमाशय है ये जे आकार की संरचना होती है या जे नुमा संरचना होती है। आमाशय है पेशीय संरचना है। कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है जो उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। आमाशय कहां पाया जाता है? उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कार्डियक भाग, नंबर 2 फंडस और नंबर 3 है पाइलोरिक भाग। अब देखो तीनों को एक एक देखते। सबसे पहले कार्डियक भाग। कार्डियक होता है, यह आमाशय का भाग ईसोफेगस से जुड़ा होता है। तो कार्डियक भाग ईसोफेगस से जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान के छिद्र पर एक अवरोधिनी पाई जाती है और उस अवरोधिनी को कार्डियक कपाट कहते हैं। अब जो ये कार्डियक कपाट है ये भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। आमाशय का दूसरा भाग होता है फंडस क्षेत्र, यानी फंडस क्षेत्र होता है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। यह अधिकांश भाग फंडस है, यानी आमाशय का अधिकांश भाग कौन बनाता है? फंडस क्षेत्र। ये लगभग आमाशय का 80% भाग बनाता है और इसी भाग में पाचक रसों का स्राव होता है। अब देखो तीसरा भाग है पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक भाग आमाशय का अंतिम भाग होता है जो ग्रहणी से जुड़ा होता है। अब पाइलोरिक भाग ग्रहणी के जिस स्थान से जुड़ता है वहां पर जो छिद्र होता है उस पर भी एक अवरोधिनी पाई जाती है और उस अवरोधिनी को पाइलोरिक कपाट कहते हैं। अब ये जो पाइलोरिक कपाट है ये क्या करता है? तो पाइलोरिक कपाट भोजन को ग्रहणी से वापस आमाशय में आने से रोकता है। यानी अपन जैसे ही भोजन करते हैं, भोजन ईसोफेगस से होता हुआ आमाशय में जाएगा, आमाशय से भोजन ग्रहणी में जाता है। अब ग्रहणी में भोजन चला जाता है, उसके बाद ग्रहणी से भोजन को वापस आमाशय में आने से कौन रोकता है? पाइलोरिक कपाट। अब देखो इसके बाद आमाशय है। आमाशय की जो भित्ति या दीवार होती है, आमाशय की ये भित्ति 4 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। 4 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे बाहरी स्तर होता है सिरोसा, उसके नीचे होता है पेशीय परत, फिर होता है सबम्यूकोसा और सबसे आंतरिक स्तर होता है म्यूकोसा। अब देखो सबसे पहले सिरोसा। सिरोसा आमाशय की दीवार का सबसे बाहरी स्तर होता है जो सल की उपकला ऊतक का बना होता है। यानी ये सिरोसा स्तर है, ये वास्तव में विसरल पेरिटोनियम का रूपांतरण होता है। फिर दूसरा स्तर है, ये है पेशीय परत। तो पेशीय परत है ये मोटा स्तर होता है। पेशीय परत एक मोटा स्तर होता है जो अरेखित या चिकनी पेशियों का बना होता है। इन पेशियों के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? एक तो होता है अनुदैर्ध्य पेशियां, एक है वर्तुल पेशियां और एक होती है तिर्यक पेशियां। अब देखो जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में पेशीय परत के 2 स्तर होते हैं, अनुदैर्ध्य पेशियां और वर्तुल पेशियां। तिर्यक पेशियां ईसोफेगस में नहीं पाई जाती है। फिर तीसरा स्तर है सबम्यूकोसा, जिसको अधः श्लेष्मिका भी कहते हैं। सबम्यूकोसा स्तर है, ये संयोजी ऊतकों से बना होता है। किससे बना होता है? संयोजी ऊतकों से। और इस स्तर में तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है।
इसके बाद आमाशय का चौथा स्तर है या सबसे आंतरिक स्तर है वो कौन सा है? म्यूकोसा या श्लेष्मा स्तर। ये म्यूकोसा स्तर है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्राव करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा है ये आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। देखो जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर HCl भरा होता है। आमाशय किसका स्राव करता है? HCl का। अब ये HCl होता है अत्यधिक सांद्रित होता है, HCl अत्यधिक सांद्रित होता है, तो ये त्वचा को आसानी से जला सकता है, लेकिन ये आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है म्यूकोसा लेयर, क्योंकि आमाशय में म्यूकोसा लेयर पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्राव करती है, और ये श्लेष्मा एक प्रकार की प्रोटीन है जिसका HCl कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। अब देखो आमाशय की जो उपकला ऊतक होती हैं या फिर जो आमाशय में जो वलन होते हैं, उन वलनों में नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां? नलिकाकार ग्रंथियां, और इन ग्रंथियों को जठर ग्रंथियां कहते हैं। अब ये जठर ग्रंथियां होती हैं, इनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे नंबर 1 श्लेष्मा कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं। अब ये जो गोबलेट कोशिकाएं होती हैं ये श्लेष्मा का स्राव करती है, तो गोबलेट कोशिकाएं किसका स्राव करेगी? श्लेष्मा का स्राव। दूसरी है ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं। कौन सी? ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं। ये ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं HCl का स्राव करती हैं। किसका स्राव करेगी? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। और तीसरी कोशिकाएं हैं, ये है चीफ या जाइमोजन कोशिकाएं। तो चीफ या जाइमोजन जो कोशिकाएं होती हैं ये पेप्सिनोजन का स्राव करती है। इसका स्राव करेगी पेप्सिनोजन। तो ये तीनों कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोबलेट कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या पैराइटल कोशिकाएं HCl का स्राव करती हैं, और चीफ या जाइमोजन कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्राव करती है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 4 स्तर हैं ये लगभग पूरी आहार नाल में पाए जाते हैं। सिरोसा इसोफेगस में भी होता है, आमाशय में भी होता है, और आंत में भी होता है। पेशीय परत सब में होता है, सब म्यूकोसा सब में होता है, म्यूकोसा भी पूरी आहार नाल में पाया जाता है। जो आमाशय में अलग से है वो है ये जठर ग्रंथियां और इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं। ये केवल किसमें मिलती है? आमाशय में मिलती है। अब देखो ये है आमाशय। आमाशय के 3 भाग बताए थे आपको, एक कार्डियक भाग, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरिक भाग। जो कार्डियक भाग होता है वो इसोफेगस से जुड़ता है, और जुड़ने के स्थान पर जो छिद्र होता है वहां पर कार्डियक कपाट पाया जाता है। ये कपाट भोजन को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। दूसरा फंडस यानी आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, और इसमें पाचक रसों का स्राव होता है। तीसरा भाग होता है वो है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग होता है वो ग्रहणी से जुड़ा होता है, और ग्रहणी के जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान के छिद्र पर वही अवरोधी या कपाट पाया जाता है। अब ये पाइलोरिक कपाट है, ये क्या करता है? भोजन को ग्रहणी से वापस आमाशय में जाने से रोकता है। अब देखो आमाशय के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताओ। एक शब्द सुना होगा आपने, एसिडिटी, अम्लीयता या एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होती है? तो देखो एसिडिटी होने के अनेक कारण हैं। एक तो समय पर भोजन न करना, या फिर आवश्यकता से अधिक भोजन करना, या फिर कई दिनों तक भोजन न करना, चाय पीना, यहाँ तक कि
चिंगम खाने से भी एसिडिटी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही अपन चिंगम खा रहे हैं तो मस्तिष्क होता है वो आमाशय को सूचना भेजता है, भाई कुछ पदार्थ आया है, तो आमाशय क्या करता है, HCl का स्राव कर लेता है। अब चिंगम खाने वाले क्या करते हैं, चिंगम को मुख में चबा करके फेंक देते हैं, तो यहाँ पर HCl की मात्रा बढ़ जाती है। HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो ये गले में चली जाती है, जिससे खराश वगैरह उत्पन्न होती है। अब जो एसिडिटी होती है ये 30 वर्ष तक नहीं होती है, लगभग 30 वर्ष की उम्र तक ये नहीं होती है, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद ये एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी तीखा भोजन करने से, समय पर भोजन न करने से, अधिक चाय पीने से या अधिक भोजन करने से, चिंगम खाने से आदि कारणों से होती है। और होती किसके कारण है, HCl के कारण। फिर देखो एक रोग सुना होगा आपने, अल्सर। ये अल्सर है, ये किसके कारण होता है, तो अल्सर भी HCl के कारण होता है। अब ये अल्सर वास्तव में है क्या, तो देखो इस आमाशय में जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो कई बार HCl क्या करता है, आंतों में चला जाता है और आंतों में जाकर के घाव उत्पन्न कर देता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अल्सर। फिर अपन को भूख का संकेत किससे मिलता है, आमाशय से। भूख का संकेत आमाशय से कैसे मिलता है, देखो यदि हमारे ब्लड में प्रति 100 ml ब्लड में यदि 100 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा से कम हो जाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा प्रति 100 ml में 100 ग्राम से कम हो जाती है, तो ये ब्रेन आमाशय को सूचित करता है और आमाशय में कर्मानुकुंचन गतियां होती हैं। अब जैसे जैसे ग्लूकोज की मात्रा कम होती जाएगी, कर्मानुकुंचन गतियां क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये अपन को क्या करता है, भूख का संकेत देता है। अब जैसे ही अपन भोजन करना स्टार्ट करते हैं, गतियां धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम। और जैसे ही ये कर्मानुकुंचन गतियां बंद हो जाती है, अपन को समझ लेना चाहिए कि अपन का पेट भर गया। अब इसके बाद देखो एक सर्जरी है, नई सर्जरी, जिसको बोलते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी। कौन सी सर्जरी है, बैरियाट्रिक सर्जरी। ये सर्जरी क्या है, जो मोटे लोग होते हैं उनके आमाशय को इस सर्जरी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। जो आमाशय का वक्र होता है इसको इस सर्जरी के द्वारा छोटा कर देते हैं, जिससे व्यक्ति खाना कम खाएगा और उसका मोटापा कम हो जाता है। अब देखो एक चीज को, अपना यानी मानव का जो आमाशय होता है वो बिल्कुल सरल प्रकार का होता है, लेकिन जो सेल्यूलोज खाते हैं पशु वगैरह जैसे गाय भैंस है, इनका जो आमाशय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। कितने कक्षों में बटा होता है, 4 कक्षों में। अब ये जंतु क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं। घास फूस होता है वो इन 3 कक्षों में आएगा और इन 3 कक्षों में सेल्यूलोज का पाचन होता है। एक चीज का ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर कोई भी जंतु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है, न मनुष्य न ये गाय भैंस। सेल्यूलोज का पाचन केवल और केवल कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, और ये बैक्टीरिया इन 3 कक्षों में पाए जाते हैं। अब जो पशु होते हैं ये जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब क्या है, ये पहले भोजन को खाते हैं, भोजन को खा करके यहाँ पर इन 3 कक्षों में क्या कर लेते हैं, एकत्रित। अब जब ये 3 कक्ष इनका पेट भर जाता है, फिर ये क्या करते हैं, आराम से बैठ करके इस भोजन को वापस मुख में ले जाते हैं और मुख में उसको बारीक चबाते हैं। फिर उनको बारीक चबाने के बाद निगलते हैं और इस कक्ष में भेजते हैं। इस कक्ष में HCl होता है, जहां पर उसका पूर्णतया पाचन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना
सेलुलोज का पाचन केवल कौन करते हैं? बैक्टीरिया। यदि सेलुलोज का पाचन मनुष्य कर पाता तो इस पृथ्वी से भूखमरी समाप्त हो जाती, क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो कोई भी व्यक्ति घास फूस पत्तियां खा करके, जड़ वगैरह खा करके अपनी भूख को मिटा सकता था, लेकिन सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। अब देखो एक चीज और, कई बार भोजन करते समय अपन को हिचकी आती है। क्या आती है? हिचकी। इस हिचकी आने का कारण क्या है? तो देखो, अपन जैसे ही भोजन का निवाला लेते हैं तो कई बार निवाला बड़ा ले लेते हैं, तो वो निवाला इस ईसोफेगस में आकर के अटक जाता है। जैसे ही निवाला ईसोफेगस में अटकता है, ये मस्तिष्क इसको सूचना भेजता है, तो डायफ्राम क्या करता है? फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है, जिसके कारण ये डायफ्राम ऊपर और नीचे गति करता है। तो जब तक ये गति करता रहेगा तब तक ये फंसा हुआ भोजन नीचे नहीं आ जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? हिचकी। कई बार क्या होता है, भोजन करते समय भोजन इस श्वास नली में चला जाता है। किसमें चला जाता है? श्वास नली में, जिससे अपन को खांसी आती है। क्या आती है? खांसी। तो इस भोजन को भी ये डायफ्राम क्या करता है? फैलकर सिकुड़ करके हवा के द्वारा वापस भोजन नली में भेजने का काम करता है। तो आज अपन ने आमाशय की विस्तृत अध्ययन कर लिया है। कल अगला टॉपिक देखिए। थैंक यू।